हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अविनेश सैनी, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। कैसे स्ट्रिंग वेव एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग पर जाते हुए एम्पलीट्यूड कैसे सॉल्व करते हैं। आई एम श्योर कि उसका फॉर्मूला आपको याद होगा, उस पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुके हैं, बट अब अगर एडवांस में अच्छा क्वेश्चन आएगा तो उसके डेरिवेशन पर बेस्ड आएगा, पैराग्राफ बना के। वो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूं, उसको जरा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम ये चेक कर लेते हैं, जो थिक स्ट्रिंग आपको दिख रहा है वो डेंसर है, जो थिन दिख रहा है वो रेयर है। जब वेव डेंसर से रेयर जाएगी तो रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कैसे होगा, जब रेयर से डेंसर जाएगी तो कैसे होगा। जब वेव डेंसर से रेयर जाएगी तो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड में कोई फेज चेंज नहीं हुआ, और जब रेयर से डेंसर में होगा, डेंसर बाउंड्री पर रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्टेड पल्स का फेज 180 डिग्री चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात, आप ये जानते हैं वेव के मीडियम चाहे कितनी बार भी चेंज हो जाए, उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता। वेव वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाता है, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वेव स्पीड, वेवलेंथ एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट के वो चेंज हो जाएगा ट्रांसमिटेड वेव का। रिफ्लेक्टेड वेव में तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम रहेगा। सो अब मान लीजिए ये एक हमारे पास स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग में वेव पल्स इधर से चल रही हैं, वो वहां पर रिफ्लेक्ट होकर आएंगी। कैसे हम वो एम्पलीट्यूड सॉल्व करते हैं उसका मैथमेटिकल एनालिसिस मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहले मैंने मान लिया ये जो बाउंड्री वाला पॉइंट है, ये लेट्स से x इक्वल टू 0 पर है। x इक्वल टू 0 पर रिफ्लेक्शन होगा, ट्रांसमिशन होगा। इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट वेव इज a नॉट साइन ओमेगा टी माइनस k1x प्लस थीटा। k1 इस मीडियम में प्रोपेगेशन कांस्टेंट, और यहां पर स्पीड अगर v1 है तो v1 होगा ओमेगा बाई k1। दूसरे मीडियम में स्पीड अगर v2 है तो v2 होगा ओमेगा बाई k2, जिसको आप अंडर रूट टी बाई म्यू टू भी लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट टी बाई म्यू वन भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा ताकि म्यू वन म्यू टू के फॉर्म में भी एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं, k1 k2 के फॉर्म में भी, और v1 v2 के फॉर्म में भी। अब जो पार्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, तो लेट्स से इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव इज ए आर साइन ओमेगा वही रहेगा जो पहले था, के वही रहेगा प्लस k1x, यहां कुछ फेज में चेंज हो गया, अल्फा बन गया। ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन वाई टी एम्पलीट्यूड ए टी, के चेंज हो चुका होगा, साइन ओमेगा टी, ओमेगा सेम रहेगा, माइनस k2x प्लस फेज अल्फा 2 लिख दिया। फेज का भी कुछ करना नहीं है, ओमेगा सेम रहेगा, के चेंज हो जाएगा, राइट। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट पर फोकस करना है जो दोनों की बाउंड्री पर है। ये मीडियम 1 में या मीडियम 2 में है, ये दोनों में है। तो इस पॉइंट का अगर मैं डिस्प्लेसमेंट लिखना चाहता हूं किसी टी टाइम पर, तो राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग अगर ये स्ट्रिंग 2 पर है तो इसके पास एक वेव है, ट्रांसमिटेड वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वाई टी। और अगर मैं इसको मीडियम 1 में मान लूं तो यहां दो वेव चल रही है, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड, दोनों के सुपरपोजिशन के कारण नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा वाई आई प्लस वाई आर। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और इन सब की मैक्सिमम वैल्यू रख दो तो ये बनेगा ए नॉट प्लस ए आर इक्वल टू ए टी। ये ध्यान रखेगा, यहां पर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये रहता है कि सर इक्वेशन तो ये होनी चाहिए थी कि ए नॉट बराबर ए टी प्लस ए आर, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड दो में ब्रेक हो गया। अरे ऐसा नहीं है, इट इज अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू फेज, राइट। तो देखिए ए नॉट प्लस ए आर इक्वल टू ए टी, ये पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन होगी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि मीडियम तो कंटिन्यूअस रहना है, डिफरेंशियबल भी रहना है, कोई शार्प चेंज नहीं आने, कोई शार्प किंक नहीं आना है। तो इस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड साइड से डिस्प्लेसमेंट कितना, वाई आई प्लस वाई आर, राइट हैंड साइड से डिस्प्लेसमेंट कितना, वाई टी, दोनों बराबर हो गए, और यहां पर डिफरेंशियबल भी होना चाहिए इस फंक्शन को। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्लोप और राइट हैंड साइड से स्लोप बराबर होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज dy बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड, ये बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई आई प्लस वाई आर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई टी। अब इसको आप अलग अलग लिख दो, डी वाई आई बाई डी एक्स प्लस डी वाई आर बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई टी बाई डी एक्स।
ये इक्वेशन मैंने पहले लिखी हुई थी, आप देखिए dy/dx क्या होगा, माइनस k1 a0, ये बनेगा k1 ar और ये बनेगा माइनस k2 at। और मैंने मान लिया कि t इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर कंडीशन रख रहा हूं, तो अंदर वाले टर्म तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो इन स्लोप की सीधा मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं, a0 k1 विद नेगेटिव साइन प्लस ar k1 इक्वल टू माइनस साइन at k2। डिफरेंशिएट किया था ना, वो डिफरेंशिएशन आपको आता है, क्विकली आप देख सकते हो। इसका dy/dx माइनस k1 a0 आएगा, इसका dy/dx k1 ar आएगा, इसका dy/dx माइनस k2x आएगा। और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस है तो दोनों तरफ से वैल्यू बराबर रख दी जाएगी। अब इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख देता हूं, a0 k1 प्लस at k1 અને ar k1 इक्वल टू माइनस at k2। और एक इक्वेशन था a0 प्लस ar इक्वल टू at। सेकेंड इक्वेशन को मैंने k1 से मल्टीप्लाई किया और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आ गया माइनस 2a0 k1 इक्वल टू k1 प्लस k2 विद नेगेटिव साइन इंटू at। तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड हो गया 2k1 a0 अपॉन k1 प्लस k2। ये at की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो तो ar भी आ जाएगा। ar की वैल्यू आई थिंक इतनी आ जाएगी, at इक्वल टू नहीं, ar इक्वल टू at माइनस a0। तो जब आप at माइनस a0 करोगे, देखो a0 कॉमन आएगा और आपको ये मिल जाएगा, ये बनेगा at की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो ये आएगा 2k1 अपॉन k1 प्लस k2 माइनस 1 इंटू a0। तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड आ जाएगा k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 इंटू a0। दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। इसको वेव वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हो भाई, v1 कितना था ओमेगा बाई k1 और v2 कितना था ओमेगा बाई k2। तो अगर इन दोनों की वैल्यू यहां रख दो, देखो k1 बनेगा ओमेगा बाई v1, k2 बनेगा ओमेगा बाई v2, तो फिर ये आंसर आएगा, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू a0। और रिफ्लेक्टेड का क्या बनेगा, यहां ओमेगा बाई v1 आएगा, यहां ओमेगा बाई v2 आएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो रिफ्लेक्टेड वेव का बन जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू a0। अगर आगे वाला मीडियम डेंसर है तो आगे वाले मीडियम में वेव की स्पीड कम होगी और ये रिफ्लेक्टेड वेव का टर्म निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव आने का मतलब है कि फेज में 180 डिग्री का चेंज हो चुका है। ये फॉर्मूले आपने बुक्स वगैरह में पढ़ लिए होंगे, क्लासेस में भी आपको पढ़ाए गए होंगे, मेंस लेवल में इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आप वो पॉइंट याद रखिएगा कि डेरिवेशन करते वक्त हमने दो कंडीशन लगाई हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये जो वेव बनेगी और जो यहाँ पर वो फंक्शन बनेगा, जो शेप बनेगी, वो कंटिन्यूअस भी होगी और डिफरेंशिएबल भी होगी। तो उस बाउंड्री वाले पॉइंट का दोनों साइड से डिस्प्लेसमेंट सेम रखना है। एक पॉइंट का एक टाइम पर एक ही डिस्प्लेसमेंट होता है और उसका स्लोप भी सेम रखना है। इसको पैराग्राफ बनाकर इन कंडीशन से, जो इक्वेशन 1 और 2 मैंने लिखी थी, ये इक्वेशन 2 था, इन पर अच्छा एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन तैयार हो सकता है। और छोटे मोटे क्वेश्चन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी आप याद रखिए, दोनों के टर्म में याद रखिए। इसमें v1 v2 की वैल्यू म्यू के टर्म में रख दें तो म्यू में भी आंसर आ जाएगा। सो आई होप कि वो डेरिवेशन कहाँ से आता है, उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स है, वो अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।